400 पार का नारा लगाया मोदी जी ने। अपने आप को स्वघोषित परमपिता परमात्मा का देवदूत बताया मोदी जी ने। जनता जनार्दन ने उनको एक सबक सिखाया। इनको जवाब किसने दिया? जनता ने जवाब दिया ना। जनता का मैंडेट था। रामपुर हार गए, रामटेक हार गए, अयोध्या हार गए, और आप लगा लीजिए सीतापुर हार गए, हनुमान जी की जन्मभूमि कोप्पल हार गए, रामेश्वरम हार गए। अयोध्या जैसी पावन नगरी के लोगों ने इन्हें हराने का काम किया। भाजपा को, भगवान राम का जिन्होंने अपमान किया, भाजपा ने उनका सम्मान किया। तो ना ये रामवादी है, ना कृष्णवादी है, ना धर्मवादी है, ना हिंदूवादी है। ये मात्र द्वेषवादी है, नफरतवादी है, ढोंगवादी है, पाखंडवादी है, वोटवादी है, नोटवादी है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम चुनाव हो गए हैं। तीसरी बार मोदी जी ने शपथ भी ले लिया है। सरकार डगमग कर रही है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ साधना भारती हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो मैंडेट आया है, इस बार जो सत्ता में मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं, ये इस बात को, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? मैम, आपका स्वागत है जी। देश में तीसरी बार जीत के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए हैं। डगमग नैया कर रही है। सुरेश गोपी एक सांसद रहे, एमओएस मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया और फिर कह रहे हैं कि नहीं करना, मुझे, मैं फिल्में करना चाहता हूं। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहली बात कि 400 पार का नारा लगाया मोदी जी ने। अपने आप को स्वघोषित परमपिता परमात्मा का देवदूत बताया मोदी जी ने। जनता जनार्दन ने उनको एक सबक सिखाया, एक आईना दिखाया। और बीजेपी 400 पार छोड़िए, 300 पार छोड़िए, 250 के भी लाले पड़ गए इस बार चुनाव में। तो हम ये सीधी बात कह सकते हैं तो मोदी जी की जो छवि है वो बहुत कमजोर हो गई और प्रभावी नहीं रही। क्योंकि जनता ने देखा, जिस बनारस के अंदर वो एक तरफ गंगा माँ के पुत्र बताते हैं और उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बेटी का बलात्कार भाजपा के ही एबीवीपी के कार्यकर्ता करते नजर आते हैं। उसके आरोपी सामने बनकर आए और उसके बाद 60 दिन तक प्रचार करते रहे मध्य प्रदेश चुनाव में, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर उन पर नहीं हुई। जब बाद में हो हल्ला मचा, मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया पर मुद्दा उठा, उसके बाद ये बात सामने आई। फिर मुझे लगता है वहां की जनता ने इन सब मुद्दों का जवाब बनारस की जनता ने दिया और शुरुआती रुझानों में प्रधानमंत्री जी का पीछे रहना, मुझे लगता है इसका जवाब था। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 10 लाख से जीत जाऊंगा, वो 1.5 लाख पे आकर रुक गए। तो मुझे ये लगता है कि पहली बात तो जनता ने मैंडेट मोदी जी को तो नहीं दिया। अब भाजपा अब बैसाखियों के सहारे सरकार चलाना चाह रही है। अब वैशाखी कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जिन्हें एक समय पर मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठा दिया था। नीतीश कुमार जी आहत भी हो गए थे। उन्होंने पत्र भी लिखा था कि भाई मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरी माता जी आम गृहिणी रही, आप इस तरीके से नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है किसी के डीएनए पर प्रश्न उठाना, किसी की माता के सतीत्व पर संदेह जताना, ये निंदनीय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा करने का काम किया। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी क्यों हैं? अब तो ये देखना बाकी है कि विशैली विश्वेल बीजेपी से लिपटकर चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी अपने हरे भरे अस्तित्व को कब तक जीवित रख पाएंगे, या फिर स्वार्थ सिद्धि के लिए ही इस विशैली विश्वेल बीजेपी से लिपटकर पतझड़ बन जाएंगे। ये अब देखने का विषय होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने बिहार में कराने का काम किया, और जो, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूं, हमारा आकलन जो था वो सटीक वहां साबित भी हुआ। 85%, 84%, 85% हम वहां पर जनसंख्या हमारी है, संख्या बल जो वहां पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस तरीके से बिहार में आपने जातिगत जनगणना कराई, क्या नीतीश कुमार जी केंद्र में जातिगत जनगणना कराएंगे? क्योंकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि बिल्कुल हम उसके ऊपर बिल्कुल निडर होकर बात करेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर वो उसकी खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। आज तो मोहन भागवत जी ने ये कह दिया कि भाई मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरेश गोपी जी कह रहे हैं, जिस तरह से आपने उनका जिक्र किया। उसके बाद कई ऐसे 11 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो कि लोकसभा के द्वारा नहीं है, राज्यसभा के द्वारा है। 2 ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव हार गए फिर भी मंत्री पद पर बिठाए गए। ये आंकड़ा, ये आकलन, और ये कि स्पीकर पद अभी तक खाली है। कह रहे थे रेल भी चाहिए, गृह चाहिए, वित्त चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है। क्या एक चीज अच्छी हुई कि स्मृति ईरानी जी को आज इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं है। इसके लिए हम इसीलिए खुश है क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने महिलाओं के मुद्दों पर मौन रहने का काम किया लगातार। जो स्मृति ईरानी जी कांग्रेस के शासन में बिक रहे 400 रुपए सिलेंडर को लेकर धरना करती थी,
और सर पर खाली सिलेंडर लेकर घूम रही थी उस टाइम, और कह रही थी कि चूड़ियां भेंट करनी चाहिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को। तो आज मैं उनसे कहूंगी उन्हें आगे आकर, जब सिलेंडर 1200 रुपए का है तो उन्हें तो चूड़ियों का बड़ा सा हार बनाकर भेंट करना चाहिए, क्योंकि साधना भारती चूड़ियों को कायरता का आभूषण नहीं मानती, उन्हें शक्ति का आभूषण मानती है। क्योंकि महिला को हम शक्ति कहते हैं, देवी के रूप में हम पूजा करते हैं, और हिंदुस्तान 9 देवियों की मतलब एक नवरात्रों जैसा त्योहार हम मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि चूड़ियों में तो शक्ति है, थोड़ी शक्ति आएगी शायद मोदी जी को, थोड़ा भय कम होगा उनका, जो सरकार कुर्सी हिलने का भय है। तो अब शायद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, सिलेंडर के दाम कम करेंगे, तो उन्हें तो चूड़ियों का बड़ा सा हार बनाकर भेंट करना चाहिए स्मृति ईरानी जी को। तो और अब आना चाहिए सड़कों पर जितने वो हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी ये तो देखने का विषय है। लेकिन भाजपा और मोदी शाह का इतिहास रहा है कि जो पार्टी इनसे जुड़ी हुई रही, क्षेत्रीय पार्टी, उसका राजनीतिक अस्तित्व इन्होंने अधर में लटका दिया। कई बड़े राजनीतिक नेताओं का ये अस्तित्व इन्होंने खत्म करने का भी काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को और एनडी ठगबंधन में शामिल जितने दल और नेता हैं, उनको तो इंडिया गठबंधन की एक चींटी समान सहयोगी और कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते साधना भारती का एक ही सुझाव है कि भाई अपने सांसदों पे निगाह रखें, सावधान रहे, सतर्क रहे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भूख मिटाने के लिए सांप की अम्मा अपने अंडे निगल जाती है। भूख मिटाने के लिए बिल्ली प्रसव पीड़ा से, जब प्रसव की पीड़ा होती है तो उसके चक्कर में कई बार अपना एक आध बच्चा, नवजात शिशु को भी निगल जाती है। और ये सर्वविदित है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी जरा सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि निपट नितांत सड़क पर खड़े हो, झोला लेकर वापस जाना पड़े और पैरों के नीचे से नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी और जो छोटे क्षेत्रीय दल है उनकी जमीन खिसक जाए राजनीतिक, तो उन्हें खाली हाथ रहना पड़े, तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो फिर पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप मैम ठगबंधन कह रही हैं, दूसरी तरफ जब ये मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं, तमाम देश के जितने बड़े पत्रकार हैं, देश के जितने बड़े नेता हैं, सब बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब नेहरू जी के करीब आ गए हैं, तीसरी बार इन्होंने शपथ ले लिया है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। देखिए पहले तो आप आंकड़ा देख लीजिए, नेहरू जी का आंकड़ा देख लीजिए, इनका कोई को बहुत बड़ा अंतर है, कोई समानता नहीं है। पहली बात तो ये एकदम सफेद झूठ, और भाजपा तो झूठ बोलने के लिए, इनका इतिहास बहुत फेमस है झूठ बोलने के लिए, इनका काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। दूसरी बात आपने कहा ठगबंधन, तो ये एनडी ठगबंधन इसलिए कह रही हूँ, एनडी ठगबंधन है भाई। 38 दलों का इन्होंने मिल बांट के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इन्होंने बना लिया। अब जब इनके जीत कर आए कुछ कुछ सांसद, जिनके नहीं जीते उनको बुलाया ही नहीं गया एनडीए की बैठक में। भाई वो आपके एनडीए का हिस्सा तो थे, क्यों नहीं बुलाया गया आपने? आपके द्वारा क्यों नहीं दिखे? क्या पूरे 38 दल दिख रहे थे आपको उस समय पर जब एनडी ठगबंधन के लोग वहां पे, मोदी जी 4 तो मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी खड़े हुए थे, और एक और थे बीजेपी के, सब तो भाजपा के 4 लोग खड़े थे उसमें। तो मुझे लगता है आज ये बहुत जरूरी है बोलना। देखिए एनडी ठगबंधन इसलिए, इन्होंने महिलाओं के नाम पर मौन रहकर जनता को ठगने का काम किया, ओबीसी के नाम पर भी कई बार ठगने का काम किया, गरीबों को ठगने का काम किया, युवा को बेरोजगार करके युवाओं को ठगने का काम किया। तो ठगने का ही तो काम किया। अब जो हार गए उन्हें ठेंगा दिखा दिया। तो ये एनडी ठगबंधन इसलिए कहती हूं मैं। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और आज ये बिल्कुल देखिए, इनको जवाब किसने दिया? जनता ने जवाब दिया ना, जनता का मैंडेट था। रामपुर हार गए, रामटेक हार गए, अयोध्या हार गए, और आप लगा लीजिए सीतापुर हार गए, हनुमान जी की जन्मभूमि कोप्पल हार गए, रामेश्वरम हार गए, आंजनेय का कोप कर्नाटक में भी भुगतना पड़ा, लोकसभा में भी भुगतना पड़ा। अब तो भगवान राम लगता है कोपित हो गए मान लो इन पर। अयोध्या जैसी पावन नगरी के लोगों ने इन्हें हराने का काम किया भाजपा को। तो आज जनता ने ये बता दिया कि भगवान राम को हम लाए हैं कहकर जनता की भावनाओं को आहत किया भाजपा ने। राम को लाने की हैसियत किसी की नहीं थी। जनता ये चाहती थी भगवान राम का अपमान करने वाले माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए ये कहकर कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं है, ये कहने वाले संजय निषाद जी को पार्टी से और ठगबंधन से बाहर का रास्ता दिखाओ, ये जनता कह रही थी। लेकिन इन्होंने नहीं माना, तो जनता ने खुद मैंडेट दे दिया, उनके बेटे को हरा दिया, ओपी राजभर जी के बेटे को हराया। आप ये बताइए, नरेश अग्रवाल जी ने राज्यसभा में माता सीता की तुलना शराब से की, भगवान राम जी की तुलना रम से की, उसके बावजूद भाजपा ने नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा पहुंचाया था, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया था, क्यों नहीं हटाया गया? तो ये भगवान राम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान राम का जिन्होंने अपमान किया, भाजपा ने उनका सम्मान किया। तो ना ये रामवाद
रामवादी है, ना कृष्णवादी है, ना धर्मवादी है, ना हिंदूवादी है। ये मात्र द्वेषवादी है, नफरतवादी है, ढोंगवादी है, पाखंडवादी है, वोटवादी है, नोटवादी है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। आप कह रही हैं राम राम जपना पराया माल अपना, ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं, अभी तक कहा अयोध्या जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, अब ये काशी कह रहे हैं, अभी तो झांकी है, अभी काशी बाकी है। हाँ तो अभी झांकी है ना, अभी काशी मथुरा जहां जाए का जीत गए, काशी भी हार जाएंगे और मथुरा भी हार जाएंगे, तो यही कह रहे होंगे। क्योंकि जब अयोध्या इनके लिए झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, तो अयोध्या हार गए, काशी मथुरा भी हार जाएंगे। सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं इसमें? बिल्कुल हारेंगे, हम तो कह ही रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है आपकी हार में, अभी काशी मथुरा भी बाकी है। और जहां जहां जीते काशी तो बिल्कुल हारने चाहिए मोदी जी। तो मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें अपनी जमीन पता है, इसका मतलब कितने पानी में मोदी जी है वहां पर। अच्छा, एक सवाल मैम, आपको भी पता होगा, अभी लगातार ये जब से 10 सालों से सरकार है, लगातार ये कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, हम आंख दिखाते हैं, चाइना डर जाता है, पाकिस्तान डर जाता है। अभी आपने देखा श्रद्धालुओं के बस पर हमले हुए, कई लोगों की मौत हो गई, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को, अपने परिजनों को खोया। बहुत से बच्चे उसमें थे, मैंने देखा, बड़ा दुखद दृश्य हम लोगों ने देखा, बड़ा हृदय विदारक दृश्य हमने वहां देखा। और जो लोग वहां पर घायल हुए, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर वापस अपने अपने घर लौटे। और देखिए, ये कायरपना है जब आतंकवादी हमला होता है, मैं इसे कायरपना मानती हूँ। आप किसी को पीछे से हमला कर दीजिए, सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो लोग ऐसे ही छुप छुप के हमला करते हैं, गोलियां मारते हैं, बच्चों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर वार करने का काम करते हैं। और एक यात्री जो कहीं एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर थे, उन पर हमला किया, निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। और सरकार, देखिए, जो सत्यपाल मलिक जी लगातार जिस बात को कह रहे थे, चाहे वो पुलवामा को लेकर कहा हो, चाहे वो डीएसपी को लेकर उन्होंने बात कही हो कि किस तरीके से आया, उन्होंने पूछा और मोदी जी ने उनको चुप रहने के लिए कहा, क्यों कहा भाई, वो बताना चाहिए। तो ये सब बातें जनता के सामने आनी चाहिए। फिर ये कह देना कि भाई ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा है, फिर 20 जवान हमारे कैसे शहीद हुए? और इन्होंने तो ये कह दिया था मारे गए। भाई शहीद कभी मारे नहीं जाते, मरते नहीं है। जो शहीदी मिलती है वो कभी मरते नहीं, उनको ये नहीं कहा जाता सैनिक मारे गए, शहीद होते हैं। ये गर्व और फक्र की बात है। इन्होंने तो अग्निवीर योजना देकर वो गर्व और फक्र तक छीनने का एक योजना मोदी सरकार ने बना ली थी, जिसके खिलाफ अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। मैं, मुझे उम्मीद है वो आने चाहिए आगे। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आतंकवाद को लेकर पूरा पक्ष, विपक्ष, पत्रकार, लोग, आम नागरिक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोई अलग नहीं है, सब एक है और सब सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन सरकार कब आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी होगी? सरकार के ये नुमाइंदे जो मोदी जी हैं, बिन बुलाए पार्टियों में चले जाते हैं पाकिस्तान में, वहां झूला झूलने चले जाते हैं, सावन में खीर खाने चले जाते हैं, आम खाने चले जाते हैं। अरे आप दोस्ताना निभाने के लिए हैं क्या? जब आपको लाल आंखें दिखाने का समय है तब आपको लाल आंखें नहीं दिखाई जाती। और लाल आंखें आप वहां क्या दिखाएंगे? पाकिस्तान में, मणिपुर के अंदर जब बेटियों को नंगा घुमाया गया, आप उन लोगों को लाल आंखें नहीं दिखा पाए, उन्हें नहीं समझा पाए। मणिपुर का भाजपा का ही विधायक है पाउलिन लाल जी, उन्होंने समय मांगा मोदी जी से, मोदी जी ने समय नहीं दिया। 8,000 करोड़ के अपने विमान में बैठकर आसमानी आनंद लेते हुए उड़ गए विदेश यात्रा के लिए। एक कारगिल के सैनिक, जो कारगिल युद्ध में सैनिक था, उसकी पत्नी को नंगा घुमाया गया। उन सैनिक ने कहा कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में सफल हो गया कारगिल युद्ध में, लेकिन आज देश में पल रहे दरिंदों से अपनी पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो गया। तो मुझे लगता है देश का नागरिक सोचने पर मजबूर हुआ। पर मैं पूछती हूँ कि किसी 56 इंच के घड़ियाली मगरमच्छ की आंखों में आंसू क्यों नहीं आया? किसी 56 इंच के घड़ियाली मगरमच्छ का सीना क्यों नहीं खोल गया? क्यों आपने 56 सेकंड नहीं आप संसद के बाहर भी बोल पाए, 36 सेकंड आप अपनी बात रख पाए? और उसके बाद आप जानते कितना हंगामा हमें करना पड़ा, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार थी। पूरी तानाशाही इन्होंने की। जो सांसद, जो जनता ने जिन जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा, सांसद बनाया, लोकसभा में पहुंचाया, वो धरना देने पर मजबूर हो गए। उसके बावजूद कोई कार्यवाही मोदी जी ने करने का काम नहीं किया। बस आए एक अकेला सब पर भारी, मोदी 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 की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी महिलाओं के अपमान की गारंटी, मोदी की गारंटी मणिपुर में महिलाओं के साथ शोषण की गारंटी। बताएं मोदी जी किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी किसानों को कर्जदार बनाने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी चंद अमीर उद्योगपतियों की जेबें भरने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी अदानी और अंबानी को और अमीर बनाने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने के लिए सारी सरकारी संस्थाओं को बेचने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी प्राइवेटाइजेशन करने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी क्या गारंटी है? सबको पता है कि मोदी जी की गारंटी केवल झूठ की गारंटी है और झूठ की गारंटी को जनता ने आईना दिखाकर सबक सिखाने का काम किया और एक अकेला सब पर भारी
वैशाखी नहीं है, ये जनता ने दिखा दिया और जता दिया। आज मोदी जी को वैशाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है और कौन सी वैशाखी कब हिल जाए इसकी भी अब कोई गारंटी नहीं बची है। संजय सिंह ने इसी बैसाखी की सरकार पे कहा है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की सीट नहीं मिल जाती, जब तक रेल नहीं मिल जाता, गृह नहीं मिल जाता, तब तक भाजपा कभी भी पार्टियों को तोड़ सकती है, भाजपा कभी भी सांसदों को तोड़ सकती है, तो ये सरकार अस्थिर रहेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार तो अस्थिर है। स्थिर सरकार पूर्ण बहुमत की होती तब कहते, क्योंकि ये सरकार तो मनामुनी करके देख रहे थे आप कैसे चंद्रबाबू नायडू जी को बिठाया जा रहा है, फिर नीतीश कुमार जी को पास में बिठाया जा रहा है। जो मोदी जी पहले कहते थे, मोदी मोदी की बात करते थे, एक बार भी मोदी नहीं बोला फिर प्रधानमंत्री जी ने। अहंकार और अहम के आवेश में आकर जो मोदी जी अपने नाम का स्वयं स्वघोषित परमपिता परमात्मा के देवदूत बनकर जयकारा लगाते थे, वो जयकारा नहीं दिखा। उन्हें कहना पड़ा कि अब तीसरा कार्यकाल एनडीए चलाने जा रहा है, तो अब मोदी जी से एनडीए पे तो आ गए। ये जनता, ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस संविधान को नकारने की बात कर रहे थे, कह रहे थे 400 पार हुआ, तो इनके नेता जगह जगह माइकों पर बोल रहे थे, सभाओं में कह रहे थे कि संविधान बदलना है इसलिए 400 पार चाहिए। मोदी जी ने संविधान को माथे पर लगाया, बाद में नमन तो करना पड़ा। तो ये सरकार तो अस्थिर है। दूसरी बात, मैं तो आपको पहले बता दूं, देखिए आदरणीय शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, चिराग पासवान जी, उनके चाचा पारस कुमार जी, उसके बाद कृष्णा सोनेलाल पटेल जी, तो इन्होंने ये सब ये दुख दर्द झेल चुके हैं टूटने का। जिनकी पार्टियां तो थोड़ी घरों में फूट डाल दिया, चाचा भतीजे में डाल दिया, माँ बेटी में डाल दिया, बहन बहन में डाल दिया, तो कितनी पार्टियां तोड़ी। क्षेत्रीय दलों को डकारने का काम, उनके अस्तित्व को करने का काम मोदी शाह ने हमेशा किया है। तो इसीलिए डर, मैं तो स्वयं कह रही हूं ना कि सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाद में पछताया नहीं जाता, कहावत है, फिर पछताए कहावत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं तो कह ही रही हूँ, सारे मैंने तो सुझाव दिए सारे एनडीए ठगबंधन के सारे जितने दल हैं उसमें सबको, कि भाई अपना अस्तित्व जरा बचा के रखना है, तो जरा हिसाब से, सतर्कता से, सावधान रहकर निगाहें रखिएगा अपने सांसदों पर। सांसद समय इसकी पार्टी उखाड़ कर मोदी जी अपने साथ जोड़ लेंगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा। कांग्रेस भी नजर बनाई हुई है कि अगर उधर टूट फूट होती है, उधर कोई बैसाखी हिलती है, तो कांग्रेस भी उस पर चढ़ के सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस ना कभी टूट फूट की बात करती, ना काटने बांटने की बात करती, ना छांटने की बात करती। हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम तो तोड़ने की बात करते नहीं है। तोड़ने की बात तो भाजपा करती है, इसलिए इतिहास रहा। और आजकल ये बातें इतनी खुल के, मैं तो देखिए, मैं 2003 में कांग्रेस में आई थी, मैं 9 साल की थी, और मैं स्टार प्रचारक बनी जब 2004 में एआईसीसी के हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता की, और पहली बार स्टार प्रचारक बनी 2004 में सोनिया जी के चुनाव में, सोनिया गांधी जी के स्टार प्रचारक के गई, राहुल गांधी जी की स्टार प्रचारक बनकर पहली बार अमेठी गई, और मैं 2.5 वर्ष की उम्र से आध्यात्मिक प्रवचन कर रही हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दहेज प्रथा के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए मैं लगातार कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने जब से राजनीतिक दौर देखा है, सामाजिक दौर देखा है, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि इस तरह की बातें भी जब होती थी ना, बड़े दबे कुचले स्वरों में एकदम चुपचाप बातें होती थी, अंडर द ब्रेथ होता था कि भाई बोल रहे हैं कुछ। अब तो खुल के बातें होती हैं भाई। तो ऐसा दौर कौन लेके आया हिंदुस्तान में? ये दौर लाने वाली मोदी सरकार है, जिन्होंने सरकारों को खुलेआम तोड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो खुला हुआ मैंडेट जनता ने पूर्ण बहुमत किसको दिया था? कांग्रेस पार्टी को दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप आज इसको कह रहे हैं कि ये सरकार टूट फूट जाएगी। भैया, जो पूर्ण बहुमत में आए उनको तोड़ लिया इन्होंने, उनके सांसद विधायक को खरीद फरोख्त करने का काम किया। हॉर्स ट्रेडिंग जैसा शब्द हम टेलीविजन पे बोलते थे तो लोग कहते थे, अरे क्या कह दिया, खरीद फरोख्त बोल दिया, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि खरीद फरोख्त होती है राजनीति में। अब तो सरेआम चलन हो गया है, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन अनुभव मैं बचपन से बोल रही हूँ, अनुभव है मेरे पास एक लंबा, 26 साल हो गए भाई मुझे यही सब देखते हुए। मैंने पत्रकारिता का बदलता हुआ दौर देखा है, मैंने राजनीतिक दौर बदलता हुआ देखा है, मैंने सामाजिक समीकरणों को बदलते हुए देखा है, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि ओबीसी और एससी एसटी की जो आवाज थी उसको मैंने बुलंद होते हुए भी देखा है। और उसी बुलंद आवाज का नतीजा मोदी जी को यूपी में भुगतना पड़ गया, जिनको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो आज ये समझ में आ गया कि ये जो खरीद फरोख्त है ये सब नहीं चलेगा। आपको जातीय समीकरणों को भी समझना पड़ेगा, जातीय न्याय व्यवस्था को समझना पड़ेगा, सामाजिक न्याय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अगर साधना भारती बतौर भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक किसी नेशनल टेलीविजन पे जब मैं बोलती हूँ कि भाई हमें जातिगत जनगणना चाहिए, तो उनके एंकर कवर फायर देते हुए कहते हैं आप जाति की बात कर रही हैं। मैं रोज नेशनल टेलीविजन पर डिबेट्स करती हूँ, हमारा काम यही है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी बात रखते हैं पार्टी की।
लेकिन हम जब न्याय की बात रख रहे हैं तो हम जाति की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे सामाजिक न्याय। भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी संख्या है उसके अनुपात में, संख्या बल के अनुपात में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी दे दीजिए हमें, नहीं तो बता दीजिए कि ये जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं इनमें कितना है, किसकी जगह कितनी है, ये तो पता लगे। मतलब कि भाई हमें आप बताइए मीडिया में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, ये आपको बताना पड़ेगा ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम पूछ रहे हैं, कहेंगे जी आप तो जाति की बात कर रही हैं, ये जाति की बात है क्या? हम कह रहे हैं जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र में बहुमत का शासन है, तो जब लोकतंत्र में बहुमत का शासन है तो देश में जिनका बहुमत है वो शासन में क्यों नहीं है, वो प्रशासन में क्यों नहीं है, वो न्यायपालिका में क्यों नहीं दिखते? कितने ओबीसी न्यायपालिका में, कितने विधायिका में, कितने कार्यपालिका में, कितने मीडिया में, कितने राजनीतिक दलों में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? और अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? ये मैं भारतीय ओबीसी महासभा के मुख्य संयोजक के तौर पर कह रही हूं कि उसका कारण समझना पड़ेगा कि जो जगह जो सम्मान जो लोग डिजर्व भी करते हैं उन्हें क्यों सिर्फ पिछड़े वर्ग का होने के कारण वो नहीं मिल पाता? क्या पिछड़े वर्ग का होना कोई गलत बात है क्या? क्या खुद को पिछड़े वर्ग का बता देना गलत बात है क्या? मैं पिछड़े वर्ग में जन्मी हूं, मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं पिछड़े वर्ग में जन्मी हूं, उनकी लड़ाई लड़ रही हूं बचपन से। 5 साल की थी तब मैंने गिरफ्तारी दी थी संसद भवन पर किसानों के लिए, क्योंकि किसान परिवार में जन्मी हूं। मैं किसी बड़े बिजनेस फैमिली में, राजनीतिक परिवार का मेरा बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा, लेकिन हमने मेहनत की है। हम एसी में रहकर काम नहीं करते, हम जमीन पर रहकर काम करते हैं। खेती बाड़ी देखी है हमने, किसानी कैसे की जाती है देखा है हमने, कैसे धान में जब अकाल पड़ता है तो कैसे धान में पानी के लिए सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है तो किसान रोता है, क्योंकि उसे तो आज खाद और बीज भी खरीदना है, खाद भी डालनी है, तो उसे कर्जा लेना पड़ता है। भाई ये आपको नहीं पता, खाद में लोग जाके लाइनों में लगे और उनकी मृत्यु हो रही है तो मजबूरी है उनकी खड़ा होना, खुशी से नहीं धूप में खड़ा हुआ आदमी, भूखा पेट नहीं खड़ा हुआ ऐसे ही। आपने तो नोटबंदी में भाजपा ने, मोदी जी ने लाइनों में लगा दिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई आप भी जानते हैं। और तो छोड़िए अपनी बूढ़ी माँ तक को एटीएम की लाइन में लगा दिया अपने राजनीतिक कैमरा और टीआरपी के लिए। अपनी माता जी की चरण वंदना करने जाते थे तो 50 कैमरे लेकर साथ जाते थे, ऐसे प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखे। आप भी अपनी माता जी का सम्मान करते होंगे, हम भी करते हैं, हम अपनी माता जी का आदर करते हैं, मैं अपने पिताजी का आदर करती हूँ, तो क्या मैं अपने पिताजी को सम्मान दूंगी तो क्या कैमरे को दिखा के दूंगी क्या? मैं अगर भगवान राम जी की उपासक हूँ, माता सीता जी की उपासक हूँ, सिया राम की उपासक हूँ, तो क्या कैमरा लगाकर मेडिटेशन, ध्यान, साधना और आराधना करूंगी क्या? ये मेरा निजी आस्था का विषय, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। ये मोदी जी ने तो हर चीज को टीआरपी से जोड़ दिया। तो मुझे लगता है राजनीतिक दौर मोदी जी ने ऊपर नहीं पहुंचाया, उन्होंने नीचे स्तर उसका ले जाने का काम किया। मीडिया पर से लोगों का विश्वास हट गया, मुख्य धारा के मीडिया से। आज आप जैसे चैनल मुख्य धारा में आ गए क्योंकि आपने जमीन की बात उठा ली। जो 10 साल हमने झेला आपने झेला। कई यूट्यूब के चैनल्स पे स्ट्राइक किया गया, कॉपीराइट स्ट्राइक 3 बार हो जाता है तो यूट्यूब का चैनल बंद हो जाता है, जानबूझकर ऐसा करवाया गया। कई पत्रकारों को यहाँ छापे पड़वाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, कई नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। तो ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है, इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बताइए मुझे, क्या कहें इसे हम? तो आप देखिए, समझिए कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित किसान, बुजुर्ग, युवा, महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, सर्व समाज सहित सबको चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में, क्योंकि मोदी जी को प्यार की भाषा समझ आई नहीं। धरना देते हैं तो लाठी पड़वा देते हैं, किसान बैठते हैं तो गाड़ी चढ़वा देते हैं, एक्शन नहीं लेते। महिलाओं के बलात्कार पर मौन हो जाते हैं, यौन शोषण के आरोपियों को संरक्षण देते हैं, प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भेज देते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी को विदेश भेज देते हैं, 16 लाख करोड़ का अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं। किसान कर्जदार हो जाए तो उसकी कुर्की कर ली जाती है, उसको उसके घरों पे बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं, आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया जाता है, आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है, आदिवासियों की पिटाई करके उनकी हत्या कर दी जाती है, पिछड़े वर्ग का अपमान किया जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी का अपमान किया जाता है, उनके नेताओं को अपमानित करने का भरसक प्रयास किया जाता है, हमारे डीएनए तक पर प्रश्न उठा दिया जाता है, और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप बैठे रहे। तो ये लोकतंत्र है? या लोकतंत्र में मोदी जी परमपिता परमात्मा के स्वघोषित देवदूत हो सकते हैं, लेकिन जनता की नजर में देवदूत कतई नहीं है, साबित हो गया है। लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता ने मैंडेट दे दिया है, अब ये साफ है। ये साधना भारती थी जो साफ साफ कह रही थी कि इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कोई आएगा और कहेगा कि मैं भगवान का अवतार हूं, मुझे मतदान देकर मुझे कुर्सी पर बिठाइए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही चुनती है। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।